ठीक है। अंग्रेज कब आए थे हमें नहीं पता, पढ़ के आए ना 1947 में। मैंने 1947 बार बता दिया इसलिए बताया। देखो हम बात कर रहे थे पहले रियासतों को मिला है, कौन कौन सी रियासत को मिला है। एक तो त्रावणकोर, त्रावणकोर किसे कहा जाता है ना, वर्तमान में केरल। त्रावणकोर रियासत को भारत में मिलाया। ये क्या थे, राजा रजवाड़े काम करते थे। राजा रजवाड़े मतलब रतलाम रियासत भी एक रियासत थी, है ना, राजा रतन सिंह ने बनाई। ये लोग रहते थे। फिर एक और किसको मिला हमने, जोधपुर। कौन था यहाँ का राजा, उम्मेद सिंह। उसके बाद उनका बच्चा बना हनुमंत सिंह। उसके बाद आई आपकी जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ का नवाब था ना अवध खां, महावत खां। जूनागढ़, जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में। और जोधपुर जानते हैं आप कहाँ है, वर्तमान के राजस्थान। उसके बाद हमने मिला है भोपाल रियासत। भोपाल कहाँ है, भोपाल एमपी में। अब क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी में, भोपाल का विलय भारत में कब हुआ, 1 जून 1949। भारत में कब बनाए, 1 जून 1949। और ये किस भाग में था, पार्ट सी में था। पहले हमने राज्यों को 1956 से पहले ए बी सी डी ऐसे करके बांट रखा। आपने पढ़ा होगा राज्यों का एकीकरण, कि अभी कितने प्रकार के राज्य हमारे पर, 2। एक तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। एक तो राज्य होते, स्टेट होते, एक यूनियन टेरिटरी होती। कितने राज्य हमारे यहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेश कितने, 8। 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम बताओ। चलवा बस नहीं पता, 2-3 के बता दो। केंद्र शासित प्रदेश कितने, केंद्र शासित प्रदेश के नाम पता आपको, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, आप बताओ है 2। भूटान कब से आ गया, भूटान तो एक देश है। देखो 8 यूटी के नाम बताओ, या मैंने 8 केंद्र शासित प्रदेश बैठ के। हाँ इतना इतना लय में क्यों बोला, जम्मू कश्मीर है, बताओ। दादरा नगर हवेली दमन दीव, हाँ 1 2 हो गया। लद्दाख 3, 4 हो गया। हाँ वेरी गुड। और चंडीगढ़। बताओ संस्कृति, 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से, एक ही, लक्षद्वीप और चंडीगढ़। पोंडुचेरी, पोंडुचेरी का निर्माण कितने राज्यों से मिलकर, कितने जिलों से मिलकर होता है, बताओ प्रिया। पोंडुचेरी कितने जिलों से मिलकर बनती है, माहे येनम कराईकल, बस माहे येनम कराईकल। तो पुडुचेरी खुद बोले ये कैसे याद रहेगा, बोले हमें याद ही नहीं, हमसे नहीं होगी। याद होगा धीरे धीरे, क्योंकि जब छोटा सा बच्चा रहता है वो गिरता है कि नहीं गिरता है ना। जब उसके दांत आते तो किसी को काट खाता है। जब आप थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, थोड़ी सा आपको ज्ञान आने लगे। जब हम नए नए पढ़ते हैं ना, तो जैसे छोटा बच्चा है ना, कुछ भी खाएगा वो, खाने लगे, आपको भी ज्ञान आएगा। किसी को भी ज्ञान देने की कोशिश करोगे, अरे पढ़ नहीं रहा, बोले भन लो, कोई मतलब नहीं है। छोटे बच्चे खाते हैं ना, ऐसा आप भी करोगे। देखना आप थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, 2-6 महीने पढ़ लोगे ना, उसके बाद आप भी ऐसा करोगे जैसे डिम्पल ने करा। ठीक, अगला लिखेंगे। हाँ तो ये तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। तो ऐसे ए बी सी और डी पहले क्या था, ऐसे वर्ग में थे, ए वर्ग में, बी वर्ग में, सी वर्ग में, डी वर्ग में। तो भोपाल किस में था, सी वर्ग में। लेकिन 1956 में हमने क्या करा, इन वर्गों की व्यवस्था को खत्म कर दिया और क्या लेकर आए, 2 प्रकार के राज्य, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो हमने भोपाल कहां था, पार्ट सी में था। अब एक और रियासत कौन सी मिलाई थी जूनागढ़ के बाद, हैदराबाद। और लास्ट हैदराबाद कहां है, आंध्र प्रदेश, है ना। और एक और कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर। इन 5 रियासतों में क्या आ रही थी, थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी भारत में मिलाने में। भारत में टोटल रियासतें कितनी थी, लगभग 540, 539 बोलते। उनमें से 530-35 ने तो हाथों हाथ हाँ कर दी,
कि हाँ भारत में मिलना चाहते। इन रियासतों को दो विकल्प दिए थे, तीन दिए थे, क्या आप भारत में मिलना चाहते हो, या आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हो, या आप आजाद रहना चाहते हो। तो सबने क्या बोल दिया, आधे से ज्यादा ने, कि हम क्या करना चाहते, भारत में मिलना चाहते। और कुछ ने क्या बोला, हम अभी कहीं नहीं मिलना चाहते। कुछ ने बोला हम पाकिस्तान में मिलना चाहते। तो ऐसी चीजें हुई है। वो समझा दिया हो, आप आए नहीं थे। हाँ, कुछ समय तक, जब तक संविधान लागू नहीं हो जाए तब तक, वो 2-4 महीने के लिए था, कंटेम्प्रेरी प्रावधान था वो। तो इनको हमने भारत में मिला लिया, ये सबका मिला, वीडियो देख लेना आप, सब है उसमें, इसको भी बराबर, सब बराबर। अब हम देखेंगे भारत का एकीकरण, रियासतों को मिला लिया। अब देखेंगे जो उपनिवेश थे, उपनिवेश का मतलब होता है दूसरे देशों ने जो हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था। किसने कर रखा था, पहला था फ्रांस, तो लिखेंगे फ्रांसीसी उपनिवेशियों का विलय। सबसे पहले किसका करेंगे हम, फ्रांसीसियों का, है ना। फ्रांस ने हमारे क्या कर रखा था, जगह कैप्चर कर रखा, फ्रांस। अब आप मैप में देखेंगे घर जाके कि फ्रांस कहाँ है, फ्रांस का विलय, फ्रांस उपनिवेश का विलय। फ्रांस की राजधानी क्या है, फ्रांस उपनिवेश का विलय, फ्रांस उपनिवेश का विलय। फ्रांस कहाँ है बताओ, यूरोप के जस्ट राइट में लिख रहा है फ्रांस। आंखें कमजोर है, डीएसपी कैसे बनोगे, कहाँ लिख रखा बताओ, बताओ कहाँ लिख रखा है फ्रांस, दिख गया फ्रांस। अरे यार ये रहा, इतना बड़ा नहीं दिख रहा तो कमजोर है आंखें, फिर 6x6 दिक्कत आएगी। फ्रांसीसी उपनिवेशों का विलय, विलय जानते हो 6x6 क्या होता है, 6x6 देखते हैं, आंखों में अगर दिक्कत हो 6 मीटर तक आपको तो बाहर कर देते। डीएसपी का मतलब क्या है, पुलिस है। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों का विलय, कोई बात नहीं, कभी कभी क्या है, तो लाइट नहीं चल रही थी, इस वजह से, या ब्राइटनेस बढ़ रहा है आपकी आंखों में डायरेक्ट वहां से। अगला है आप, हाँ, तो फ्रांसीसी उपनिवेशों को कैसे मिलाए लिखेंगे आप। फ्रांस भारत में कब आए, भारत में 1664 में आए। क्यों आए थे, आप जानते हैं क्यों आए थे, मसाला लेने के लिए। क्यों आए थे, मसाला लेने के लिए। तो फ्रांसीसी भारत में कब आए, 1664। देखो सबसे पहले हमारे यहाँ पर कौन आए थे, पुर्तगाली, 1595, कहीं के, सॉरी 1498, सॉरी 1595 तो 1498, सबसे पहले हमारे देश में 1498 में कौन आया था, पुर्तगाल। उसके बाद आए उसके बाद डच आए, होलैंड आए, अंग्रेज आए। सबसे मजबूत कौन रहा भारत में, अंग्रेज। कौन थे, अंग्रेज, जो कि 1598 में आए थे ये, और कहीं के 95 मिलता है। लेकिन इन्होंने अपनी कंपनी कब बनाई, 1600 में। तो पहली कंपनी कब बनाई, 16। और ये क्या करने के लिए आए थे, शासन करने के लिए, मसाला लेने के लिए। कहां से, देखो इधर से आए थे ये, इधर से यूं होके आए थे भारत में, ठीक इधर से होके आए थे। अब लिखेंगे आप, तो फ्रांस कब आए भारत में, 1664। अगला लिखिए। अच्छा, लेकिन भारत में सबसे मजबूत कौन था, अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने विरोध कर दिया इसका। मान के चलिए अभी यहाँ कोचिंग है हमारी, किसी और व्यक्ति ने कोचिंग खोल ली, तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई नहीं होगी तो मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा ना, बोले ये कर लिए वो कर लिए। या मान के चलिए आपके दो दोस्त आ रहे, एक के टेस्ट में अच्छे नंबर आने लगे, एक के कम आ रहे, तो क्या होगा, बोले अरे यार इनके भारी नंबर आ रहा है। तो ऐसे ही, तो फ्रांसीसी जब आए, अंग्रेज बहुत मजबूत हो चुके थे, तो इनको जमने नहीं दिया। फिर क्या होता है कि समय से पहले कर लो चीजें, है ना, जब आप बूढ़े हो जाओगे, 22-24 साल के हो जाओगे, तो फिर तैयारी स्टार्ट करोगे, हवा ही लगेगी। अब आप लोग जो 3 साल पढ़ाई करके जा रहे हैं, जो बच्चा 1 साल पढ़ रहा है, क्यों आगे रहेगा, आप लोग रहोगे। तो पढ़ाई का ये रहता है ना। हाँ तो लिखिए, ब्रिटिश प्रतिरोध के कारण फ्रांस भारत में अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया। ब्रिटिश ब्रिटिश प्रतिरोध के कारण, ब्रिटिश नहीं, ब्रिटिश प्रतिरोध के कारण फ्रांसीसी अपना साम्राज्य
नहीं बढ़ा पाए। प्रतिरोध समझते हैं आप क्या होता है? विरोध करना ना, बढ़ नहीं देना, आगे नहीं बढ़ने देना। ब्रिटिश प्रतिरोध के कारण फ्रांसीसी अपना साम्राज्य नहीं बढ़ा पाए। प्रतिरोध का मतलब होता है ब्रिटिश ने क्या करा, जमने नहीं दिया इनको, है ना, ये कुछ भी करे इनकी उंगली कर दे, इसकी फैक्ट्री लगाए तो उसको ये कर दे। जैसे अभी बिहार में लड़ाई हो गई दो टीचर के, दोनों कोचिंग अच्छी चलती थी, बम फेंक दिया, खान सर की इनको, है ना। ये जीवन में मैंने एक चीज देखी है, कभी कभी बहुत ज्यादा बड़े हो जाना ना वो भी दुखदायी होता है। कभी आप ज्यादा ही बड़े हो जाओ तो भी दिक्कत है ना, और कभी ज्यादा ही सामान्य रहो तो दिक्कत है ही, फिर जीवन भर संघर्ष करना। बड़े बनो पर इतने भी नहीं कि बहुत हाईलाइटेड हो, सामान्य बड़े बनो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ठीक है, अच्छे है, वो ना ज्यादा जानते हैं उनको, ना ज्यादा गरीब है वो, ऐसा बनना चाहिए। कभी कभी इतना गरीब रहता है बेचारे खाने के फोड़े पड़ रहे, और कभी कभी ऐसा रहता है कि इतना होता है पूरे देश उनके पीछे। तो लिखिए, अच्छा ये जो फ्रांसीसी थे ना कहाँ कहाँ रहते थे बताए? अच्छा, हमारे यहाँ पर जो विदेशी सारे लोग आए वो कहाँ आए? देखो ये सारे लोग आए तटीय क्षेत्र में। तट का मतलब क्या होता है? जहां पर बंदरगाह है, जहां पर शिप आ जाता है, जहाज आ जाता है। कौन सा? वो हवाई जहाज नहीं, पानी वाला, है ना, क्या बोलते हैं उसको? शिप बोलते हैं उसको, है ना। हाँ, तो अभी भी क्या होता है? जलयान, वाह, जलयान, ठीक। जलयान में बैठ के आते थे। तो भारत में केरल, केरल था, मुंबई था, मतलब महाराष्ट्र बॉम्बे प्रांत था, गुजरात था। या क्या मध्य प्रदेश में कोई फ्रांसीसी आ सकते? क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का है बीच में, मध्य प्रदेश में ये तो आता ही नहीं। क्या शिप तो आता ही नहीं, पैदल पैदल जाएंगे, घोड़े से जाएंगे, ऐसे एरोप्लेन थोड़ी चलता था पहले। कारें भी वो पता नहीं अलग प्रकार की चलती थी ना। तो लिखेंगे आप देखो, तो लिखेंगे आप फ्रांसीसियों के प्रमुख कारखाने सूरत, कोझिकोड, मसूलीपट्टनम। इनके कारखाने कहां कहां थे? सूरत था, कोझिकोड था, ये सब केरल और इधर थे ना, कोझिकोड, मसूलीपट्टनम, सूरत, कोझिकोड, मसूलीपट्टनम, मद्रास, उड़ीसा। मद्रास कौन है पता है आपको? मद्रास किसे कहा जाता है? वेरी बैड, किसको? हाँ, तमिलनाडु को मद्रास कहा जाता है। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, विराट कोहली अपने बैट पे लगाते हैं, एमआरएफ। एमआरएफ का बैट आता है, एमआरएफ का टायर आता है। मद्रास रबर फैक्ट्री, विदेश की नहीं, एमआरएफ भारत की, मद्रास रबर फैक्ट्री, है ना। तो ये मद्रास, तो ये प्रमुख कारखाने 1947 में भारत में मिल गए, भारत में मिला लिए। मसूलीपट्टनम, ये भी उधर ही था, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, है ना, ये ओडिशा साइड में उधर था ये, ठीक। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, उड़ीसा वगैरह को मिला लिया। 1947 भारत में मिला लिया, भारत में मिला लिया। कब? 1947 के किस महीने? अक्टूबर में। पर 4 जगह और रह गई थी, लिखेंगे आप। किंतु फ्रांस के नियंत्रण में, किंतु फ्रांस के पास क्या क्या था? माहे, माहेयनम, पांडिचेरी है, मसूलीपट्टनम, क्या हो गया? रोको तो इसको, देखो सबने क्या लिखा कि कारखाने कौन से थे? सूरत, कोझिकोड, मसूलीपट्टनम, मद्रास, उड़ीसा। अक्टूबर 1947 में कहा गई? भारत में आ गए,
इसे बात करी हमने, बोले भारत में मिला था, बोले ठीक है। लेकिन चार क्षेत्र इन्होंने ले रखे थे, कौन से? चार पांच क्षेत्र, माहे, येनम, पुडुचेरी और एक और कौन सा था? कराईकल, और एक और था ना, चंद्रनगर। चंद्रनगर ये सब कहा था, कोई केरल में, कोई तमिलनाडु में, कोई आंध्र प्रदेश में, अलग अलग जगहों पे है ना। ये किसके पास रहे? परंतु माहे, फ्रांस के पास माहे, येनम, पुडुचेरी या पांडिचेरी, पांडिचेरी क्या नाम है इसका? पांडिचेरी। इसको क्या लिखा? या तो पुडुचेरी लिख दो आप, पुडुचेरी, पांडुचेरी या पांडिचेरी। परंतु फ्रांस के पास माहे, येनम, पुडुचेरी, कराईकल, 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 कराईकल व चंद्रनगर रहे थे। किंतु फ्रांस के पास माहे, येनम, पुडुचेरी, कराईकल और चंद्रनगर रहे थे। ये किसके पास थे? फ्रांस के पास। ये किसके पास है? फ्रांस के पास। बाकी सारा क्षेत्र भारत ने ले लिया। बोले अब इसका क्या होगा? तो इसमें सरकार ने बात करी फ्रांस से, बोले क्या? तो बोला उन्होंने कि एक काम करो, भारत सरकार ने बोला जनमत संग्रह कराओ। जनमत संग्रह समझते आप क्या होता है? लोगों से हाथ खड़े करवाना। बोले भारत में मिलना चाहते हो या फ्रांस के रहना चाहते हो, तो लिखेंगे आप। 1948 में फ्रांस के साथ भारत ने एक समझौता किया। 1947 में ये मिला लिए, बाकी बचे 5 एरिया उनको मिलाएंगे। 1948 में फ्रांस के साथ भारत ने समझौता किया। 1948 में इंडिया एग्रीमेंट विद फ्रांस, क्या? इंडिया डील विद फ्रांस। फ्रांस के साथ क्या समझौता किया कि ये जो एरिया है पांचों, इसमें जनमत संग्रह कराओ। ठीक है कि जो क्षेत्र भारत का, जो क्षेत्र भारतीय हैं, उनमें जनमत संग्रह, भारतीय नहीं, जो क्षेत्र बचे हैं, ऐसा करो, बचे हैं उनमें जनमत संग्रह करें, संग्रह कराएं। जनमत संग्रह लोगों से ही पूछ लो, लोग फ्रांस में रहना चाहते हैं, इंडिया में आना चाहते हैं। ठीक, तो हम क्या देखें कि फ्रांसीसी भारत में कब आए थे? 1664। भारत में बहुत सारे आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, हॉलैंड आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, ये सब आए थे। तो हम फ्रांस को देख रहे हैं, फ्रांस को भारत में कैसे मिला है? तो 1664 में आए। इससे पहले भारत में पुर्तगाली चल रहे थे, डच चल रहे थे, हॉलैंड चल रहा था, नीदरलैंड चल रहा था, ये सब चल रहे थे, और ब्रिटेन चल रहा था। धीरे धीरे आते रहे, क्योंकि उनको पता चल गया, आपको पता चल जाता ना कि यहाँ कोचिंग है, तो धीरे धीरे सब आएंगे। सेम ऐसे इनको पता चल गया, अरे भारत में तो बहुत पैसा है, मसाला बहुत है, बहुत पैसा मिलता है, तो लोग धीरे धीरे यहाँ आए। तो 1664 में आए और गए कब? 1947-48। कब गए? 1947-48। तो ब्रिटिश ने इनको ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया। तो देखो, जो पहले आ जाता है ना, उसके पकड़ ज्यादा रहती है ना। सेम वही है कि ब्रिटिशों ने बहुत मजबूत पकड़ बना रखी थी भारत में, तो फ्रांसीसियों को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। अब फ्रांस के कुछ कारखाने थे, कारखाने मतलब फैक्ट्री लगा रखी थी। काय की फैक्ट्री? मसालों की। यहाँ से मसाला लेते थे, देश में भेजते थे। तो सूरत, सूरत कहाँ है? गुजरात। सूरत में हीरा मिलता है, सूरत के व्यापारी, सूरत में व्यापार, गाँव है ना, लोग काम करने जाते सूरत में। कोझिकोड ये उधर केरल साइड है। मसूलीपट्टनम, मद्रास, केरल, तमिलनाडु उधर ही है सब, दक्षिण में। उड़ीसा, ये तो एक राज्य ही। उन सबको अक्टूबर 1947 में भारत में मिला लिया। लेकिन इन्होंने 4 क्षेत्र को रखा, 5 क्षेत्र को। 5 क्षेत्र किसके पास रहे? अभी भी फ्रांस के पास। उनका नाम है माहे, येनम, कराईकल, पुडुचेरी और चंद्रनगर। ये सब कहाँ है? तमिलनाडु वगैरह और केरला में, इधर है, गोवा के आसपास है। अगला लिखे। हाँ, और अगला क्या हुआ? 1948 में भारत ने समझौता किया, किसके साथ? फ्रांस के साथ। क्या करा कि आप यहाँ पर जनमत संग्रह कराओ। जनमत संग्रह का मतलब लोगों से पूछो कि भारत में मिलना चाहते हो या फ्रांस का रहना चाहते हो, तो लिखेंगे आप 19 जून 1949। 19 जून 1949 को चंद्रनगर में, चंद्रनगर में पहला जनमत संग्रह हुआ। पढ़ा दिया हो, आप नहीं आए थे। कहाँ का? फ्रांस का पढ़ रहे? फ्रांस का होगा।
यहाँ बोला ना, जनमत संग्रह कराएंगे तो पहला जनमत संग्रह चंद्रनगर में कराए, फिर माहे में कराएंगे, है ना। इसी चीज से हमें बचना है एग्जाम में। पूछ रहा है कि राम की मम्मी का नाम बताओ, बोले राम की छोटी मम्मी का बड़ी मम्मी का, ये नहीं मम्मी का नाम बताओ मतलब किसी का भी लिख दो आप। पहला जनमत संग्रह हुआ मतलब यहाँ का हुआ होगा, ये कभी भी नहीं आएगा पहला जन्म संग्रह कहाँ हुआ था भारत में। इससे अगर बच गए तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर जाओगे सब। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा ज्ञान होना या बहुत ज्यादा जानने की कोशिश में हम गलत कर बैठते, अपने साथ ही नुकसान कर जाते। मेरे ऐसे एक कीड़ा था, मैं बहुत पढ़ता था, पढ़ाई के अलावा बहुत पूछता था, नहीं हो पाया था, मैं 4-5 एग्जाम फेल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि अब मैं ना तो क्वेश्चन करता हूँ मेरे सर से, करता हूँ पर जो जेन्युइन है, जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो, तो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। बोलो वो क्वेश्चन करने से दबा रहे, नहीं, क्वेश्चन आने चाहिए पर लिखते समय ना तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ। ये अगर ये आपके दिमाग में आया, सेम अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो गए आप तो, कि जनमत संग्रह, पहला जनमत संग्रह क्वेश्चन आया कि भारत में रियासतों का एकीकरण, तो वहां फिर जूनागढ़ लिखेंगे, या हम क्या पढ़ रहे हैं, उपनिवेश होगा तो उपनिवेश में पहला कौन? ध्यान रखना है इस बात को। चलो लिखेंगे आप। पहला जन्म संग्रह कहां हुआ था? उपनिवेशों में, 19 जून 1949। कहां पे? चंदनगर। जो भारत जीत गया इसमें, जो भारत के पक्ष में रहा, भारत के पक्ष में रहा, मतलब लोगों ने बोल दिया कि हम इंडिया मिलना चाहते हैं। और अगस्त में, अगस्त 1949 में चंद्रनगर को भारत में मिला लिया, है ना, व्यवहारिक तौर पर मिलाया। ये फाइनल हो गया था चंद्रनगर अब भारत में ही रहेंगे। तो अगस्त में कितनी तारीख को? 14 अगस्त, 14 अगस्त 1949 को क्या हुआ? चंद्रनगर को भारत में मिला लिया, है ना। अच्छा, ये आगे जाकर क्या हुआ? पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना दिया था। किसको? जो आगे जाकर, जो आगे जाकर, इतना सा लिखिए, वेस्ट बंगाल का हिस्सा बना, जो आगे जाकर पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना। कौन? जो आगे जाकर पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना। कौन बना पश्चिम बंगाल का हिस्सा? अरुण। अरुण कौन है? चंद्रनगर। हम क्या लिखा हमने कि पहला जनमत संग्रह उपनिवेशों में 19 जून 1949 को हुआ। कहां पर? चंद्रनगर में। इस चंद्रनगर में कौन जीता? भारत जीत गया जनमत संग्रह। और व्यवहारिक तौर पर 14 अगस्त 1949 को चंद्रनगर को भारत में मिला लिया, और इस चंद्रनगर को कहां रखा? भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में रखा। अगला लिखेंगे आप। अब येनम और माहे में जनमत संग्रह नहीं हो पा रहा था, या फ्रांसीसी चाह नहीं रहे थे, ये चाह रहे थे कि हम यहीं रहे, तो लोगों ने विद्रोह कर दिया यहाँ के, ये चंद्रनगर तो भारत में मिल गया नहीं। तो लिखिए येनम और माहे, येनम और माहे में, येनम और माहे में भारतीय प्रदर्शनकारियों ने, भारतीय प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया और इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। येनम और माहे में, येनम और माहे में भारतीय प्रदर्शनकारियों ने, येनम और माहे में भारतीय प्रदर्शनकारियों ने, भारतीय प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन कर इसको भारत में मिला लिया, है ना, या कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया किस पर? येनम और माहे पर। और फिर आता है अक्टूबर 1954। बोले इतने साल से भारत सरकार क्या कर रही थी? ठीक है, उससे ये इतना जरूरी भी नहीं था, मतलब उनको पता था फ्रांसीसियों को भी मार के भगा देंगे, इसलिए सरकार आराम से बैठी थी, है ना। जो इंपोर्टेंट एरिया था उनको मिलाना था भारत में, ये इंपोर्टेंट तो थे, लेकिन उनको पता था कि फ्रांसीसी इतने मजबूत नहीं है, इनको कभी भी लट देके भगा देंगे। तो देखिए अक्टूबर 1954 में कराईकल और पांडिचेरी में जनमत संग्रह हुआ। कराईकल व पांडिचेरी, जनमत संग्रह हुआ। किसके पक्ष में गया होगा ये जनमत संग्रह? भारत के। हाँ,
क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? संधि हुई थी ना इनके बीच कि हम जनमत संग्रह कराएंगे, लिखा सही। 1948 में फ्रांस और भारत के साथ एक समझौता हुआ कि हम बचे हुए समय में क्या कराएंगे, जनमत संग्रह। तो क्यों नहीं मानेंगे? या तो लिख रखा है, समझौता ही कर रखा है इन्होंने, है ना। लिख लिया आपने, क्या लिखा? अक्टूबर 1954 में कराईकल और पुडुचेरी में जनमत संग्रह करा गया, जिसमें भारत, जो भारत के पक्ष में रहा, जो भारत के पक्ष में रहा। हाँ, इस प्रकार भारत के, इस प्रकार सभी फ्रांसीसी क्षेत्रों को भारत में नवंबर 1954, जो इस प्रकार फ्रांस के सभी क्षेत्रों को भारत में, इस प्रकार फ्रांस के सभी क्षेत्रों को भारत में नवंबर 1954 में व्यावहारिक तौर पर मिला लिया गया। व्यावहारिक तौर पर मिला, व्यावहारिक तौर पर मतलब व्यवहार में भारत के नियंत्रण में आ गया, अभी औपचारिक, अभी ऑफिशियल मिलाना है। इस प्रकार नवंबर 1954 में सभी फ्रांसीसी उपनिवेशों को भारत में मिला लिया, भारत में नियंत्रण कर लिया, है ना। व्यावहारिक तौर पर हुआ था। व्यावहारिक तौर पर मतलब आप क्लास आ रहे, मतलब पढ़ने आ रहे, व्यावहारिक बात क्या है, क्लास आ रहे, है ना। ये बात, अगला देखें आप। आगे चलकर 1956 में, 1954 में क्या बन गए, भारत का हिस्सा बन गए। 1956 में फ्रांस व भारत के बीच विलय संधि हुई। ये मिल तो गया था, लेकिन औपचारिक काम करने थे। 1956 में फ्रांस और भारत के बीच विलय संधि हुई और मई 1962 में यह संधि फ्रांस की संसद में पास हो गई। हाँ, 1956 में फ्रांस और भारत के बीच एक विलय संधि हुई। विलय संधि मतलब फ्रांसीसी एरिया का विलय हम भारत में कर रहे हैं, जो मई 1962 में, मई 1962 में फ्रांस की संसद में पास हो गई। ये हो जाता फ्रांसीसियों का विलय भारत में। हाँ, फ्रांस की संसद में पास हो गई। कि मिलाना चाह रहे कि नहीं मिल रहा? मई 1962 में फ्रांसीसी संसद में ये संधि पास हो गई। तो हमने क्या देखा, फ्रांस का विलय भारत में कैसे हुआ। फ्रांस भारत में कब आए थे? 64, 1664। ब्रिटिश प्रतिरोध के कारण ये अपने आप को ज्यादा नहीं बढ़ा पाए और इनके कारखाने थे सूरत, कोझिकोड, मसूलीपट्टनम, मद्रास, उड़ीसा। ये अक्टूबर 1947 में क्या मिल गए, भारत में। 1947 में क्या मिल गए थे, भारत में। और किंतु 4 जगह इनके पास थी, कौन सी? 5 जगह, माहे, येनम, कराईकल और पुडुचेरी, और है ना। अब 1948, 1947 में क्या मिला है, इनको मिला लिया। 1948 में भारत ने एक समझौता किया, किसके साथ? फ्रांस के साथ। क्या समझौता किया कि जो बचे हुए क्षेत्र है, कौन से? माहे, एनम, कराईकल, पुडुचेरी, चंद्र, इनमें क्या कराएंगे हम? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है संस्कृति? हाँ, जनता से हाँ करवाएंगे। बोले कल क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी? आधे बोल दिया हाँ, आधे बोल दिया ना, है ना। तो फिर क्या होगा, जो सरकार चाहेगी वो होगा। या 10 ने बोल दिया हाँ, 2 ने बोला ना, तो लगेगी क्लास, है ना। जनमत संग्रह मतलब लोगों से हाँ कराना, है ना। तो 19 जून को पहला जनमत संग्रह होता है, किसका? फ्रांसीसी उपनिवेश का, 1949 में। कहाँ पे? चंद्रनगर में, जो कि किसके पक्ष में रहा? इंडिया के, भारत के पक्ष में रहा। और भारत के पक्ष में रहा मतलब ये भारत के पास आ गया चंद्रनगर। तो चंद्रनगर को कहाँ मिलाया हमने? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मिला दिया। आगे जाकर क्या हुआ, और दिक्कतें हुई। क्या दिक्कतें हुई बताओ? हाँ, कहाँ पे? माहे और कराईकल में आंदोलनकारी। कौन आंदोलनकारी? जो भारत में मिलाना चाहते हैं, किसको? फ्रांस को। उन्होंने प्रदर्शन कर दिया और प्रदर्शन करने के मुकाबले क्या करा, कब्जा कर लिया माहे और कराईकल पर। और फिर बचा हुआ जो एरिया था पुडुचेरी और येनम, पुडुचेरी और येनम में जनमत संग्रह कराया गया 1954 में। उस जनमत संग्रह में भारत के पक्ष में रहा और बाद में ये भारत में मिल गया, है ना। और फिर 1962 में फ्रांस की संसदीय संधि पास हो गई, है ना। अब लिखेंगे आप पुर्तगालियों का भारत में विलय, पोर्चुगीज। पुर्तगाली भारत में सबसे पहली बार आए थे, है ना। कोई विदेशी भारत में अगर कोई आया तो वो कौन है? पुर्तगाली, 1498, है ना। लिखिए आप।
पानी बोतल तो ठंडा पानी इसमें भर के ले आओ, दूसरा भर आओ, इसका ध्यान रखना है ना। बोले जाऊं नहीं मैं तो। चलो, पुर्तगालियों का भारत में विलय। फ्रांस की जगह पुर्तगाली। द एनेक्सेशन ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। ठीक, पुर्तगालियों का भारत में कैसे एनेक्सेशन हुआ या कैसे मिले, है ना। बोलो अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी। हाँ, 1498। आपने सुना होगा भारत की खोज किसने करी? वास्को डी गामा। भारत पहले नहीं था क्या? रास्ते की खोज करी, एक रास्ता ढूंढा। जैसे अब कोचिंग की खोज किसने करी? अरुण ने। क्या कोचिंग पहले नहीं थी? थी, लेकिन आपके लिए खोज किसने करी? इन्होंने करी। फिर आपको लेकर आए, आप आपके दोस्त को लेकर आए, तो खोज करता कौन रहेंगे? अरुण रहेंगे। सेम ऐसे ही वास्को डी गामा ने वो रास्ता ढूंढा, जैसे अरुण ने रास्ता ढूंढा। ठीक, ये तो लिखेंगे 1498 में प्रथम बार, 1498 वास्को वास्को डी गामा, 1498 में प्रथम बार वास्को डी गामा का, कम लाया करो यार मनीष जी, गर्म हो जाएगा, का आगमन भारत में हुआ। का आगमन, तो वास्को डी गामा जी आ गए भारत। कब आ गए? 1498। हम पढ़ रहे हैं पुर्तगालियों का भारत में विलय। पहले क्या पढ़ा? फ्रांसीसियों का भारत में विलय। क्वेश्चन क्या आएगा पता है आपको? भारत में विदेशी उपनिवेशों को मिलाने में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। चलो लिखो, कल 10 नंबर में लिख के रहना। लिखे, हाँ। विदेशी उपनिवेशों को विदेशी उपनिवेशों को भारत में मिलाने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विदेशी उपनिवेशों को भारत में मिलाने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखो देखिए कितना दिमाग लगाते हो आप लोग। हम पढ़ा दिए, लिखना आना चाहिए आपको। क्या आपको खुश रखने के लिए पढ़ा रहे? लिखना आना चाहिए, एग्जाम में लिखना चाहिए। खुश मत रहो, बोले दुखी रहो, बोले रोज चिल्लाते और दुखी रहो, पर परीक्षा में लिख दोगे, पास हो जाओगे, उस दिन मुझे खुशी मिलेगी, है ना। अभी मेरा विकराल रूप देखा नहीं आप लोगों ने, है ना? जब नवी नवी लाड़ी रहती है तो क्या होता है? नवी नवी लाड़ी रहती है ना, तो मेहंदी रहती है हाथ में, तो लड़कियां भी उसके पास आते और बोले भाभी सा आया नया, है ना। तो नए नए भाभी से यहाँ पर, जब पुराने हो जाते हैं, जाओ काम कर, बोले ठावड़ा मांझो, ये करो, फलाना करो, कूड़े जाओ, ये करो। अब आपको भी धीरे धीरे चले, है ना। डिम्पल तो पुराने का इच्छा है, ये पुराने जमाने के। तो अभ्यास में भी मैंने कुछ नहीं करा था, क्योंकि अभ्यास में बच्चे देखो, अभी आप बुरा नहीं मानोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, है ना? क्योंकि हम गलतियां करते हैं, आपका टीचर कुछ नहीं बोले, हाँ में हाँ मिलाए, मतलब आप कुछ नहीं सीख रहे। आप कोचिंग आई इसलिए रही ना कि गलतियां ना करे, और गलतियां करे तो उन गलतियों से सीखे, है ना। तो हम आपको यही सिखा रहे हैं। टीचर की बात का बुरा लग रहा है मतलब खत्म पिक्चर। क्योंकि एक बात बोली जाती, स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती। मैं भी जब पढ़ता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने इज्जत रखोगे तो इज्जत खूंटी टांग क्या हो। इज्जतदार लोग पढ़ने नहीं आते, तो इज्जतदार हो तो घर रहो। और आपको लगता है कि हाँ हम जलील होने के लिए ये है रेडी, मतलब कि बातों से लठ नहीं मारेंगे आपको, लठ भी मारेंगे आने वाले समय में। हाँ, नशेड़े बन जाओ, पड़े रहो कैसे भी करके, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। अगर आप जैसे मान के चलिए 12वीं में जो बच्चा पढ़ा अच्छा, उसके 85% बन गए, स्कूटी मिल गई, रोज घूमेगा वो। लेकिन पहले वो दूसरे बाइक पे घुमा,
दूसरी लड़की को बिठा कर घुमा, चित्र बन गए। और 2500 बनी, 5% बन जाए स्कूटी मिल जाती है, नहीं लैपटॉप मुझे 25,000 मिल जाता है। ये हो, इससे पहले आप कर लो। सेम ऐसे, अरे पहले लोगों को नौकरी लगेगी, है ना, कोई पीएससी में लग गया, या मान के चलिए एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, आप किसी भी नौकरी में लग जाओगे, फाइनल है आपका। एमपीपीएससी कभी भी आपको लौटाएगी नहीं कि आपने कुछ नहीं करा है, कुछ तो कर ही लोगे आप। और शनिवार के दिन बताएंगे बाकी क्या करना है पीएससी के साथ सेमिनार में, है ना। हाँ, तो ये है, इसलिए बुरा नहीं मानना है ना। क्योंकि आजकल क्या है, जो बच्चों को पकड़ के घेर के रखना चाहते हैं ना, वो कुछ नहीं बोलते बच्चों को। बच्चों के हाँ में, आज बच्चों ने बोल दिया ये, तो बोले हाँ ये। हमेशा नहीं है, गलत को गलत बोलने की हिम्मत है, मत आओ बोले, कोई बात नहीं, भूखे नहीं मर रहा हूँ मैं। हमरे किराए दे रहा, वो बात अलग है, आप फीस नहीं भर रहे उससे, है ना। चलो, तो बुरा उरा नहीं मानना है, पढ़ना है, जिज्ञासा रखना है, तो आप सीख जाओगे। तो पहला पोर्चुगीज कब आया भारत में? 1400। पुर्तगाल को पोर्चुगीज बोलते हैं, पोर्चुगीज। वो बहुत खतरनाक, क्यों जानना है स्पेलिंग? चलो अगला, गंदी बातें नहीं करते। अच्छा अच्छा, पुर्तगाली के साथ एक व्यक्ति आया था, उसका नाम था अल्बुकर्क, लिखा आप, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। इसको लोग अल्बू बकर बोलते हैं, है ना, अल्बुकर्क, है ना, मैं भी बोलता था अल्बुकर्क, डिम्पल भी बोलते क्या? अल्बुकर्क, अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली शक्ति की स्थापना की। ये इनका सेनापति था। इसने भारत में क्या बनाए? अपने साम्राज्य बनाए। भारत में धीरे धीरे क्या करा इन्होंने, पोर्चुगीज ने, अच्छी मतलब मुख्यालय बनाए, अच्छी संस्थाएं बनाई, है ना। तो अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली शक्ति की स्थापना की और सर्वप्रथम कोचीन पर अपना मुख्यालय बना। कोचीन का केरला में, है ना। अल्बुकर्क ने कोचीन को मुख्यालय बनाया। किसको मुख्यालय बनाया? अपना कोचीन को मुख्यालय बनाया। मुख्यालय समझते आप क्या होता है? हेडक्वार्टर, ऑफिस अपना बन रहा है ऐसे, पर बन गया ऑफिस। अभी क्या है, ये भी है, अभी पर्दे लगे, पर्दे भी लगे, एक ही तो है बस, ब्रांच ब्रांच थोड़ी, यही चल जाए खूब। कोई ब्रांच ब्रांच का कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा, बस यहाँ रतलाम में ही रहेंगे हम, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। बहुत बड़ी कोचिंग कर लेंगे, अभ्यास है डबल, डबल करने से क्या होता है, ब्रांच नहीं है, क्लासरूम, दूसरी जगह बड़ा हॉल ले लेंगे। देखो आने वाले समय में जीविका का नाम मत, रतलाम में तो सबसे अभी भी हो गया है, और मत रतलाम में यही कोचिंग चलेगी, देख लेना। अपना भी होगा, बहुत जल्दी होगा, देखना। क्यों? क्योंकि देखो, पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हम, ना लोगों को भीरू बना रहे। जो है मुंह पे बोल दो मिर्ची लगे, वो मत आओ, मत आओ, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा, अच्छे बच्चे जो रहेंगे ना, पढ़ने वाले, वो हमसे जुड़ जाएंगे। क्योंकि मेरा भरोसा केवल बच्चों पे नहीं, यहाँ भीड़ नहीं करना, सिलेक्शन होने वाले बच्चों पे, कि जो हमारी बात मान ले, हम बोले वो मेहनत कर ले, वो लंबे समय तक टिक जाए, बस यही है। देखो कोचिंग क्यों आते पता है? कोचिंग आने का पर्पज लोगों को ये थोड़ी है कि पढ़ना भी है। कुछ को लड़की बोले वहाँ नाने आएगा बढ़िया, कुछ को ऐसा रहता कुछ नहीं कर रहे तो बोले घर वाले काम कराए, बोले कोचिंग चालो। ऐसे भी लोग होते तो बोले रतलाम जाएंगे और मजे लेंगे रतलाम जाके, तो इसलिए भी आ रहे लोग। पढ़ने वाले बहुत कम लोग रहते, और बहुत कम मतलब एक क्लासरूम में 100 बच्चे हैं तो 10 से 20 बच्चे ऐसे रहेंगे जो सीरियस रहेंगे, 80 बच्चे भूखते रहेंगे। तो मुझे 100 करना ही नहीं है। अपने तो 30 रहे ना, 30 पढ़ने वाले रहे, 10 का सिलेक्शन हो जाए। बोले 30 का क्यों नहीं हो? 30 में से 30 का नहीं होता है कभी भी, क्योंकि हम मेरा ही नहीं हुआ। किस्मत पे डिपेंड करता है, समय पे डिपेंड करता है, मेहनत पे डिपेंड करता है, राइटिंग पे डिपेंड करता है, हजारों चीजें। तो रतलाम में तो क्या हो ही जाएगा बहुत जल्दी। रतलाम में क्या अपने वीडियो की वजह से, और मध्य प्रदेश में भी हो जाएगा, देखना बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। मतलब
बड़े वीडियो 50 व्यूज। अभी कहाँ पैसे मिलते? ऐसा कुछ नहीं है कि व्यूज पे पैसे मिले, ब्रांड मिलती कुछ। ये फोकट बात है, आपको जानकारी नहीं उसकी। लाइक पे भी नहीं मिलते, नहीं व्यू पे भी नहीं मिलते। हम वीडियो इसलिए बना रहे ताकि अब जैसे कि एक लड़की आ रही थी, कहाँ की थी वो पता नहीं, तो बोले सर मुझे डेमो क्लास लेना है, फिर बाद में हॉस्टल लूंगी मैं अगर जम गई तो। मैंने वो क्लास भेज दी, बोले ये क्लास देखो, तो उसके जम गई, बोले मैं आऊंगी। वाह, ऐसे वो बहुत सारे व्यूज आते हैं लाखों में, तब एडसेंस होता है ना। 4,000 घंटे लोग ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बताऊंगा सब। हाँ, जैसे अभी वो चेतन आते हैं हमारे यहाँ पे ना, ऐसे चेतन को 2,000 रुपये देने पड़ते, एक वीडियो 2,000 रुपये लगते हैं, सब चले थे वो। स्टूडेंट, हाँ, तो जैसे अभ्यास में बनाते थे 2,000 लेते थे, वीडियो एडिट करने के 500 रुपये लेते हैं, ऐसे तो वो पैसे आ जाते हैं। इससे तो आपकी वैल्यू पता चले। जैसे हम क्यों पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, फ्री क्यों पढ़ा रहे हैं, ये वीडियो अपलोड क्यों कर रहे हैं, ताकि लोग जानेंगे ये भी ये पढ़ाते हैं ना। तो बड़ी कोचिंग वाले बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ पढ़ा दो, या बच्चे बोल रहे हो, अरे वाह यार बढ़िया बन ही रहा है यार, यहाँ चलो, ऐसा है। ये देखो। कहाँ देखा मैंने, तो नहीं की पत, मैंने, मुझे नहीं पता कब। पता नहीं क्या, मेरे भी ध्यान नहीं दिया। इंग्लिश मीडियम में कोई पढ़ा दे, क्या दिक्कत है? हाँ, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम अभी पढ़ा दूं मैं तो। आपने नो नो नोट से इंग्लिश के भी, हिंदी के भी। ओ, पोर्चुगीज, द एनेक्सेशन ऑफ पोर्चुगल इन फ्रांस। अरे इंग्लिश में अरे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे, एक दो अंग्रेजी वाले को आने दो, अंग्रेज को आने दो। नहीं, अंग्रेजी आनी चाहिए, इंग्लिश बेसिक तो आपको आनी चाहिए, है ना। मेरा शुद्ध हिंदी माध्यम रहा, मैं शुद्ध रूप से सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज में पढ़ा हूँ, है ना, शुद्ध रूप से। कभी भी मैं प्राइवेट, अब बीएड भले प्राइवेट चल रहा हो, सरकारी से होता ही नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं सरकारी स्कूल से आ गया, मेरा हिंदी माध्यम था ना, मेरी हिंदी भी अच्छी थी, अंग्रेजी भी अच्छी थी, अच्छे अब भी नहीं है। इसीलिए मैंने एमपीपीएससी की तैयारी छोड़ी, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि देखना पड़ता है मुझे, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं सुधरी तो बहुत बड़ी गलती है, सिलेक्शन ही नहीं हो हमारा। हिंदी बहुत अच्छी आनी चाहिए आपको, हिंदी माध्यम है तो। वो कैसे आएगी, कक्का बारकड़ी सीख लो, अनाराम सीख लो अभी से अच्छे से, कौन सी मात्रा कहाँ, मात्रा ही सीख लो। बच्चे 1 साल में सीखते, आधे घंटे में सीख जाओगे। घर जाके पट्टीपावड़ा उठाओ, अनाराम देखो, एबीसीडी ये देखो, आपका मात्राएं कहाँ से लगती है, छोटे यू की मात्रा कहाँ, बड़ा ऊ कहाँ लगता है, छोटा कहाँ लगता है, सारे समझ लो आप, तो काम आएगा आपके आगे जाके। छोटी छोटी चीजें सिलेक्शन करा दी। हम सोचो बहुत बड़ी कोचिंग चले जाएंगे, बहुत बड़ी कोचिंग, 1,000 बच्चे, एक बच्चे का हो गया, फोटो लगा दिया उसका, वाह, बच्चे चले गए बेरू बन के, पूरा बाप रे। चलो लिखेंगे आप। हाँ, अल्बुकर्क ने क्या करा, पुर्तगाल में मुख्यालय क्या बनाया आपका, कोचिंग को, है ना, पुर्तगाल का। और अल्बुकर्क ने ही 1510, ये आए कब, 1498। इस अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के आदिल शाह, बीजापुर की एक जगह थी ना, बीजापुर, ये गोवा का, बीजापुर के आदिल शाह से गोवा जीत लिया। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह, 1510 में बीजापुर के आदिल शाह, 1510 में बीजापुर के आदिल शाह, 1510 में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा जीत लिया। किसने, अल्बुकर्क ने। किसने जीता, किसको जीता, गोवा को। तो अब आपको क्या पता है, पुर्तगाल के अंडर में क्या था, गोवा। आपको क्वेश्चन आया, पता है क्या आएगा, गोवा किससे आजाद हुआ, पुर्तगालियों से। गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में कब गया, 1510, 1510 में। किसने मिलाया, अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क कौन था, ये जो वास्को डी गामा आया था ना, इसका सेनापति था, फ्रांसीसी सेनापति था, कमांडर था। कौन था ये, फ्रांसीसी सेनापति था, है।
गोवा के पास, गोवा इनके पास। मान के चलिए अभी रतलाम और सैलाना के बीच में लड़ाई हुई, रतलाम के किले पर कब्जा चढ़ाई कर दी किसने? सैलाना वाले, और सैलाना जीत गया, तो रतलाम सैलाना का हो गया, खत्म बात। राजा को मार दिया, वहां का अगर किला किसका? सैलाना का, मतलब सैलाना, सैलाना को। ऐसे ही गोवा को हरा दिया, गोवा में सादिल शाह को हरा दिया, मतलब गोवा इनका। जैसे आपने, हाँ 1510 से गुलाम हो गया। आपने हिंदी को अकबर ने चढ़ाई करी, फलाना करा, ये करा, आप है ना, ये मुगल काल पढ़ेंगे आप, मध्यकाल पढ़ेंगे, इस अगला लिखेंगे। 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया, जो 1961 तक रही। 1961 तक, 1530 से 1961 तक क्या रही? गोवा पुर्तगालियों की राजधानी रही। 1530 में गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया, जो 1961 तक रही। 1530 में गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। 1530 गोवा बिकेम कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज, है ना। इन 1513 गोवा बिकेम कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज, है ना। अगला लिखिए, ये कब तक रही? 1961। तो अब आपको पता चला गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ? 1961। कब हुआ? 1961, है ना। तो ये 450 साल तक क्या रहा? गोवा पुर्तगालियों का गुलाम। अभी भी आप देखें गोवा में लोग क्यों घूमने जाते हैं? पुर्तगाली थे, है ना, जो लिबरल लोग थे यहाँ। गोवा में घूमने जाते, क्यों जाते लोग? दारू पीने जाते हैं, मजे लेने जाते, पति पत्नी नहीं जाते गोवा में, दोस्त जाते। पति पत्नी घूमने लायक जगह तो वैष्णो देवी है, वो भोलेनाथ के वहां है। मेरे दोस्त की शादी हुई, तो मैंने बोला घुमान क्या जगह है, कि जायो नहीं यार घुमान में, तो हमारे यहाँ पर मंदिर है मनुनिया महादेव का, तो बोले मनुनिया जाए बस, और के क्या घूमो। मैंने बोला बेचारी तेरी लाड़ी कितनी उम्मीद चाहिए होगी कि मेरा पति पढ़ा लिखा है, इन्हें ले जाए। तो आप लोगों को भी उम्मीद होगी कि हमें तो घूमने खूब जाने की। डिप्टी कलेक्टर बन गए ना, तो भारत सरकार पूरे देश घुमा देगी आपको। भारत भ्रमण, डिप्टी कलेक्टर को भारत भ्रमण करवाते, सारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में घुमाते, 2-3 महीने तक घुमाते ही घुमाते आपको। उनको तो घुमाते ही है। अभी हम डिप्टी कलेक्टर की बात कर रहे हैं, आईपीएस को भी घुमाते और डीएसपी को भी घुमाते। जो डिप्टी कलेक्टर, ये 2 पोस्ट इनको घुमाते, बाकी नहीं। तहसीलदार इन सर को कहीं नहीं घुमाए, ट्रेनिंग ही नहीं, इनकी डायरेक्ट नौकरी लग गई। मजे ही नहीं एमपीपीएससी पास करने में, बोला कई नौकरी लगी यार। बाकी अच्छा, इनकी पहले इनकी वर्दी थी 3 स्टार थे, सीटीआई के। केस चल रहा है, लग जाएंगे इनके स्टार, अगर वो केस जीत गए ना तो 3 स्टार, सीटीआई के स्टार लगते हैं। वेरी बैड, ब्लू कलर की ड्रेस। किस सीटीआई आप जन्म नहीं थे ना, उससे पहले की बात है ये, उससे पहले लगते थे 3 स्टार। राजस्थान में लगते स्टार, उत्तर प्रदेश में आरटीओ में इनकी एक वेटिंग है, आबकारी में। ये जो दारू पकड़ने वाले ऐसा ही रहते हैं ना, उनमें एक वेटिंग है। अरे पैसे बहुत कमाते हैं। अरे क्या होते हैं? अरे तो नहीं, सीए तो चार्टेड अकाउंट होता है। सीए वो होता है जैसे अपनी कोचिंग के, मान के चलिए 10,000 रुपए आ रहे और हम 15,000 खर्च कर रहे, तो सीए रहेगा बोले 5,000 और क्या लाएगा, अकाउंटिंग रखेगा। आ रहा है, मैंने तो सुना, बताना मुझे कौन होता है। रेंजर, हाँ तो लिखो। तो 1530 में गोवा राजधानी बना, जो 1961 तक रहा। अगला लिखिए, भारत की आजादी के पूर्व 1920 में, देखो भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। उससे पहले
गोवा में विद्रोह होने लगा था, लोगों ने विद्रोह कर दिया था, बोले हमें आजाद होना है। तो लिखिए, भारत की आजादी से पहले, भारत की आजादी से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, भारत की आजादी से पहले, भारत की आजादी से पहले 1920 में गोवा में, इन 1920, हाँ, भारत की आजादी से पहले 1920 में गोवा में नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां थी? जम्मू कश्मीर। ये नेशनल कांग्रेस कहां थी? नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस ने पुर्तगाल के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। ये हाँ, पुर्तगाली शासन का विरुद्ध विद्रोह कर दिया या विरोध कर दिया। देखो, भारत जब आजाद हुआ कब? 15 अगस्त 1947। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था मनीष जी? गांधी जी ने भारत छोड़ो, इतिहास में पढ़ा होगा, किसने पढ़ा? 1942 में क्या बोला कि अब अंग्रेजों को जाना ही पड़ेगा यहाँ से, है ना? बस ये भारत छोड़ो, भारत छोड़ दो, अब लास्ट है ये, है ना? जैसा ना कभी कभी हम बोलो लास्ट प्रयास रहता है, बोले अब हो तो होने तो बढ़ में जाए। जब गांधी जी ने बोला कि बस अब तो खत्म। आप सोचो, गांधी जी 1916 में भारत में आए साउथ अफ्रीका से, और 1947 में 31 साल तक उन्होंने लगातार प्रयास किए, लगातार अटेम्प्ट दिए, फेल रहे। 1947 में जाके पास हुए वो। हम 2-3 परीक्षा में हार जाते हैं। गांधी जी ने कितने, अच्छा, उसके बाद उनको मिलना कुछ नहीं था, और उनकी जिद थी कि मुझे करना है। हम क्यों नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते, सीखना है गांधी जी से, हैं? क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था देश में, इनकी बहुत बड़ी छवि हो गई थी। इनके सबके आदर्श थे, नेहरू जी के सबके आदर्श थे, सब इनसे मानते थे, है ना? राष्ट्रपिता इसलिए बनाए कि इनका बड़ा देखो, कंट्रीब्यूशन सबका था, किसी एक व्यक्ति से एक कंट्रीब्यूशन नहीं मिल जाता है कि बोलो इसने अकेले नहीं कर दिया, पर श्रेय तो एक को देना ही पड़ता है। जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते, लेकिन एक कप्तान होता है ना, वो मैनेज करता है। ऐसे ही देश में बहुत सब लोगों ने करा है, पर ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन या नेतृत्व किसने किया है? गांधी जी ने किया है। गांधी जी की वजह से लोग ज्यादा एक्टिव हुए हैं, लोगों में अवेयरनेस है, इस वजह से उनको मानते हैं। बाकी ऐसा कोई ये तथ्य नहीं है कि बोलो ये। हाँ, अब अगला देखेंगे। हाँ, 1920 में पहली बार क्या हुआ? नेशनल कांग्रेस ने क्या करा? विद्रोह कर दिया। इसके बाद 1940 में वापस विद्रोह हुआ। 1940 में वापस विद्रोह। इन सब विद्रोह को क्या करा पता है आपको? पुर्तगालियों ने मार काट के गोले चला दी, दबा दिया, है ना? 1940 में पुर्तगालियों, सॉरी 1940 में गोवा की आजादी का आंदोलन चला। आजादी का आंदोलन चला 1940 में, गोवा की आजादी का आंदोलन चला। किंतु पुर्तगालियों ने इसे क्रूरता से दबा दिया। अब ये जो बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, हमने अभी क्या बताया, पुर्तगालियों का भारत में विलय कैसे हुआ, लिख लिया तुमने? पुर्तगालियों 1940 में भारतीयों द्वारा वापस आंदोलन किया गया, लेकिन पुर्तगालियों द्वारा इसे क्रूरता से दबा दिया गया। पुर्तगालियों द्वारा इसे क्रूरता, ऐसे लेकिन क्रूरता,